अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू द क्लास ऑफ एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट। जैसे हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या है, हमने पढ़ना क्या है। तो एनवायरनमेंट क्या होती है? एनवायरनमेंट आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें एसोसिएट करी हैं आपसे, वो आपकी इन्वायरमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अभी बेड के ऊपर बैठी हूँ, तो बेड, पंखा चल रहा है, तो वो पंखा, जिस कमरे में मैं बैठी हूँ उसकी वॉल्स, जितनी विंडोज़ हैं, इसके अलावा आपके पास कोई बैठा है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म और है आसपास, तो वो सारी की सारी आपकी इन्वायरमेंट होगी। तो डेफिनेशन में इसकी देख लेते हैं। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म एंड अल्टीमेटली डिटरमिनिंग इट्स फॉर्म एंड सर्वाइवल इज़ नोन एज इन्वायरमेंट। तमाम की तमाम लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें जो भी आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, वो आपकी इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट को हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी को और आपकी एक्टिविटीज़ को, वो सारी की सारी आपकी इन्वायरमेंट होगी। और ऑल द थिंग्स सराउंडिंग अस इज़ नोन एज इन्वायरमेंट। सिंपली जितनी भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द होंगी, वो आपकी इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट को अगर हम और ज़्यादा प्रिसाइज डिफ़ाइन करें, तो हम ये कहेंगे कि ये एक मिक्सचर है फ़िज़िकल, केमिकल और बायोटिक फैक्टर्स का। अब देखो, आपके आसपास बहुत सारी फ़िज़िकल चीज़ें भी होंगी, बहुत सारी केमिकल्स होंगे। फॉर एग्जांपल, स्मेल, फ्रेगरेंस होगी, कुकिंग हो रही है तो ह्यूमिडिटी है, आसपास हवा चल रही है, तो वो सारे के सारे केमिकल्स होंगे। और बायोटिक फैक्टर्स भी होंगे, आपके आसपास पौधे होंगे, आपके आसपास इंसान होंगे, आपके आसपास जानवर होंगे। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जितने भी आपके आसपास होंगे, जो आपसे रिलेट कर रहे हैं, जो आपके सराउंडिंग्स में हैं, वो आपकी इन्वायरमेंट होगी। अब इन्वायरमेंट तो हमने देख ली, अब हम देखते हैं कि इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद रिस्पेक्ट टू देयर हाउस और dwelling प्लेस। मतलब कि जब हम एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर हाउस, कि वो किस इन्वायरमेंट में रहता है, जब हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म किस इन्वायरमेंट में रहता है, उसके आसपास कौन कौन से बायोटिक फैक्टर्स हैं, कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स हैं, तो वो स्टडी कहलाती है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ऑइकोस का मतलब है हाउस, जहाँ जो उसकी सराउंडिंग होगी, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो ये है स्टडी ऑफ द हाउस, जिस जगह पे वो इंसान रह रहा है, वो चीज़ रह रही है, उसकी स्टडी करना इकोलॉजी होगी। अब इकोलॉजी से ब्रॉडर टर्म है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, हम ये देखते हैं। इकोसिस्टम इज़ डिफाइंड एज natural functional ecological unit comprising of living organisms and their non-living environment which interact to form a self-supporting system is known as ecosystem। देखो, एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस जगह के ऊपर रहा है, उसके सराउंडिंग में जितने भी और ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे, उनका उस चीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, वो सब एक दूसरे के साथ मिल के एक बड़ा इकोसिस्टम बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फॉरेस्ट में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, तो वहाँ का इकोसिस्टम डिफरेंट होगा। वहाँ पर जो आपको लाइफ दिखेगी वो डिफरेंट होगी। वहाँ पर जो आपको जानवर दिखेंगे वो डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू आप डोमेस्टिक आ जाओ, आप शहर में आ जाओ, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट डिफरेंट है, वहाँ का इकोसिस्टम अब डिफरेंट है। आप फॉरेस्ट में चले जाओ, वहाँ पे दरख्त हैं, वहाँ पे ऐसे ऐसे जानवर होंगे जो यहाँ पर अभी नहीं होंगे, हमारी इस जगह पर नहीं होंगे। डेजर्ट में चले जाओ तो डेजर्ट का इकोसिस्टम डिफरेंट है। आप कभी आरवैक के डेजर्ट पे चले जाओ तो वहाँ पर हर जगह पर रेत है, जबकि हम शहर में आ जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह नहीं है, वहाँ पर तो नॉर्मल इमारतें बनी हुई हैं। अगर आप फॉरेस्ट में चले जाओगे तो वहाँ पे रेत नहीं है, वहाँ पे मिट्टी नहीं है, वहाँ पे और इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं। इसी तरह आप जो है, हमारे पास लेक्स के अंदर और इन्वायरमेंट होगी, सी के अंदर और इन्वायरमेंट होगी, ओशंस के अंदर और इन्वायरमेंट होगी। और इसी तरह अगर आप एशिया में हो तो यहाँ का इकोसिस्टम डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू आप यूरोप में चले जाओ, वहाँ का इकोसिस्टम डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर है, डिफरेंट जो हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये भी हम आगे देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स होती हैं।
अभी अभी तक हमें क्या बात समझ में आ गई कि एक इन्वायरमेंट जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन है। जो कोई भी आपके आसपास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी जो आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, जो आपको अफेक्ट कर रही हैं, वो सब की सब इन्वायरमेंट होंगी। तो कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में, और तमाम के तमाम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाएगा? प्लांट, एनिमल, बर्ड्स। और एबायोटिक में क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल, मिनरल्स, जो कोई भी आपके आसपास चीज़ें पड़ी हुई हैं नॉन लिविंग, वो सारी की सारी। अब ये तो हो गया ना लिविंग और नॉन लिविंग के हिसाब से इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स। आगे अगर हम फिज़िकल कंपोनेंट्स की बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें अर्थ की एटमॉस्फेयर में क्या क्या हैं, तो उसके हिसाब से हमारे इन्वायरमेंट डिवाइड होती है 4 टाइप्स में: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारे अर्थ के सराउंडिंग में जितनी भी गैसेस हैं वो होंगी एटमॉस्फेयर। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, वो होगी एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या होगा? हाइड्रोस्फेयर होगा वाटर बॉडीज़। जितना भी अर्थ के अराउंड, अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर कंटेंट है हमारे पास, उसमें लेक्स, ओशंस, नदी नालियाँ, जितना भी पानी की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी मिल के बना रही होंगी हमारे पास हाइड्रोस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होगा? गैसेस, जितनी भी गैसेस होंगी, हवा होगी, वो सारी की सारी एटमॉस्फेयर होगी। जितनी भी वाटर कंटेंट होगा वो हाइड्रोस्फेयर होगा। लिथोस्फेयर क्या होगा? लिथोस्फेयर सारा का सारा सॉइल कंटेंट होगा, जिसमें हर तरह की सॉइल, मिनरल्स, रॉक्स, माउंटेन्स, जितनी भी ज़मीन है वो सारी की सारी हमारे पास लिथोस्फेयर में आएगी। और बायोस्फेयर में क्या होगा? बायो से क्या मुराद है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितना भी अर्थ के अराउंड, जितनी भी अर्थ के आसपास की जितनी भी स्पेस है जहाँ पर लिविंग सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है, वो ओशन भी हो सकता है, वाटर के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, हवा में भी हो सकता है, जहाँ जहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो सारी की सारी जगह होगी बायोस्फीयर। तो यहाँ तक क्या हमें पता चल गया एनवायरनमेंट की कंपोनेंट्स। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो आप मुझे ये बताएंगे कि बेसिकली हम इसको 2 तरह डिवाइड करते हैं, एक तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के हिसाब से, और अगर हम फिज़िकल की कंपोनेंट्स के हिसाब से देखें तो हम उसकी 4 टाइप्स डिफाइन करते हैं। कौन कौन सी हैं? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। अब इसके आगे एटमॉस्फेयर, सबसे पहले हमने ये देखी थी ना कि एटमॉस्फेयर क्या थी? अर्थ के अराउंड जितनी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। देखो, ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम किस तरह सर्वाइव करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो हम तब भी हमारा सर्वाइवल नहीं है। तो वो सारी की सारी गैसेस का मिक्सचर जो हमारे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर कहलाएगा। अब ये जो एटमॉस्फेयर है उसकी भी डिफरेंट लेयर्स हैं। अर्थ के ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर बन रहा है, जो गैसेस का मिक्सचर है, इसमें भी डिफरेंट लेयर्स हैं और इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। The Earth's atmosphere is a protective layer of gas that surrounds the planet. The atmosphere begin in, ये क्या लिखा हुआ है? Begins. The atmosphere begins on the planet's surface and is structured in layers. The atmosphere reaches an altitude of approximately 1000 किलोमीटर. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन रेज। अब यह जो एटमॉस्फेयर है, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ये हमें क्या कर रहा है? इसकी वजह से हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? हम सन की जो इतनी हार्श रेडिएशंस हैं, रेज हैं, उससे हम प्रोटेक्ट हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, वो कौन कौन सी गैसेस हैं जिससे ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बना हुआ है? ये कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब वही बात आगे हमने अब देखनी है अर्थ की एटमॉस्फेयर की लेयर्स। ठीक है, नीचे से देखेंगे यूं ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अर्थ है, तो ये सबसे लोवेस्ट लेयर है, ये उसके बाद है, ये उसके बाद है और ये उसके बाद है।
तो सबसे नीचे हमारे सबसे करीब अर्थ के करीब जो लेयर है वो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, फिर हमारे पास है स्ट्रेथोस्फेयर, फिर है मीजोस्फेयर और उसके बाद है थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर के बाद जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल जाते हैं, स्पेस की तरफ जाते हैं, तो वो है हमारे पास एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेथोस्फेयर के दरमियान में जो इन बिटवीन, जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर एंड हो रहा होगा और स्ट्रेथोस्फेयर स्टार्ट हो रहा होगा, वो जो लाइन होगी लेयर की, वो कहलाती है ट्रोपोपॉज। पॉज का मतलब रुक जाना ना, तो ट्रोपोपॉज का मतलब ट्रोपोफेज रुक गया, ट्रोपो ख़त्म हो गया, अब स्ट्रेथो स्टार्ट हो रहा है। फिर स्ट्रेथोस्फेयर और मीजोस्फेयर के दरमियान में, जहाँ पे स्ट्रेथोस्फेयर ख़त्म हो रहा है और मीजोस्फेयर स्टार्ट हो रहा है, उस जगह को कहते हैं स्ट्रेथोपॉज, ठीक है। फिर मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के दरमियान में मीजोपॉज होगा। अब यहाँ पर इस चार्ट में देखो कि क्या हो रहा है। ट्रोपोस्फेयर यहाँ पर हमारे पास किलोमीटर्स हैं, मतलब ये देखो ज़मीन से 6, 12, 19, 25 ये किलोमीटर्स के हिसाब से हम ऊपर को जा रहे हैं, और एंड पर इसके ऊपर फिर एक्सोस्फेयर होगा। और यहाँ पर टेम्परेचर है, ये नेगेटिव में टेम्परेचर है, मतलब ये ठंडी जगह होगी, और ये यहाँ पॉजिटिव पे टेम्परेचर है, तो यहाँ को जब जा रहा होगा ग्राफ, तो उसका मतलब होगा कि गर्मी हो रही है। तो देखो ट्रोपोस्फेयर 20 मतलब नॉर्मल ठंडे टेम्परेचर से लोएस्ट पे जा रहा है, मतलब यहाँ से ट्रोपोस्फेयर से जब हम ऊपर को जा रहे होंगे, ट्रोपोस्फेयर से जब हमने ऊपर को जाना है तो ठंड हो रही है, फिर ट्रोपोस्फेयर से जब स्ट्रेथोस्फेयर पे जा रहे हैं फिर गर्मी हो रही है, फिर से ठंड हो रही है, और फिर जब हम थर्मोस्फेयर पे जा रहे हैं तो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी हो रही है। देखो 60 से ऊपर चला गया टेम्परेचर, ये 60 है ना, तो ये 70 डिग्रीज 100 से ऊपर चला गया यहाँ टेम्परेचर। तो डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट टेम्परेचर है, और डिफरेंट टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस डिफरेंट है। रीजन में क्लाइमेट जो भी वो जो कॉम्बिनेशन है गैसेस का वो डिफरेंट है, कहीं पर है गैसेस, कहीं पे नहीं है गैसेस, कहीं पे वो गैसेस इमिट कर रही हैं रेडिएशंस, कहीं पे वो एब्जॉर्ब कर रही हैं, कहीं प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह पूरी की पूरी अर्थ का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, पूरा का पूरा अर्थ जो है उसके आसपास ये गैसेस सराउंड हुई हुई हैं डिफरेंट तरह से। अब हमने सब की सब लेयर्स को अलग अलग देखना है। तो सबसे जो करीब लेयर थी वो थी हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, ये क्या है, थिनेस्ट और लोवेस्ट जो हमारे पास लेयर है एटमॉस्फेयर की वो है। 90% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास ट्रोपोस्फेयर से बना हुआ है। टेम्परेचर देखो, जैसे ऊपर को जा रहे थे, जैसे हमने पीछे देखा, ये हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर को जा रहे हैं तो टेम्परेचर लो की तरफ जा रहा है, देखो -40 50 के करीब पहुंच गया है। तो यहाँ पे जब हम ऊपर को जा रहे होंगे तो ठंडा हो रहा होगा, वेयर वेदर्स अकर, और ये वाली जगह है ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही जितना भी हमारा वेदर चेंजेस होता है, जो हवा, बारिश, पानी, जो बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, वो सारा कुछ इसी लेयर के अंदर गैसेस की वजह से हो रहा होता है। और इसकी और स्ट्रेथोस्फेयर की जो बाउंड्री होगी उसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है स्ट्रेथोस्फेयर। अब स्ट्रेथोस्फेयर ये है कि जब हमने ट्रोपोस्फेयर से ऊपर चले गए, 10 ज़मीन से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के पास चले गए, तो वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है हमारे पास स्ट्रेथोस्फेयर, और वो लेस डेंस है, और वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब यहाँ से टेम्परेचर ने बढ़ना शुरू कर दिया है, और वहाँ पे कोई वेदर अक्रेंस नहीं है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जितना भी वेदर क्लाइमेटिक चेंजेस हैं वो इस लेयर से नीचे ही हो रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में हो रहे हैं। स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में हमारे पास बादल वगैरह नहीं बन रहे, और वहाँ पर हाई लेवल्स ऑफ ओजोन है, ओजोन लेयर काफ़ी ज़्यादा है। अपर बाउंड्री जो उसकी होगी वो कहलाती है स्ट्रेथोस्फेयर। देखो ये वाला सारा का सारा रीजन ये हमारा ट्रोपोस्फेयर का रीजन है। जितनी बारिशें वगैरह बनी हैं, बादल आने हैं, हवा चलनी है, वो ये वाली लेयर में है। फिर जो स्ट्रेथोस्फेयर है वो हमारे पास, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, और उससे ऊपर फिर हमारे पास है मीजोस्फेयर, और फिर उससे ऊपर हमारे पास है थर्मोस्फेयर, और उससे भी ऊपर हमारे पास है एक्सोस्फेयर, और एक्सोस्फेयर के बाद बस फिर हम स्पेस में चले गए। अब हम देखते हैं मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर है कि हम 80 किलोमीटर अबव चले जाएं अर्थ से, तो वहाँ पर है मीजोस्फेयर। यहाँ पर भी गैसेस बहुत कम है, और यहाँ पे टेम्परेचर फिर से लो हो रहा है। मीजोस्फेयर, ये देखो ये वाली जगह पे टेम्परेचर फिर से लो हो रहा है। गैसेस इन थिन लेयर एब्जॉर्ब वेरी लिटल यूवी रेडिएशंस, और वहाँ पर गैसेस जो हैं वो यूवी रेडिएशंस को थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब कर रही होती हैं।
फिर है हमारे पास थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर देखो कितनी ऊंची है, 600 किलोमीटर चले जाओ यहाँ से तो हमारे पास जो है वो ज़मीन से 600 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो थर्मोस्फेयर है। अब थर्मो से ही पता चल रहा है कि हीट है, टेम्परेचर है, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और ये एब्जॉर्ब करी है सोलर रेडिएशंस को, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई है कि 15,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और उससे भी ऊपर चले जाओ, द इंटरफेस बिटवीन अर्थ एंड स्पेस। अब अर्थ और स्पेस के दरमियान में जो चीज़ रह गई है वो है एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर के आगे बस फिर हमारे पास क्या है, स्पेस है। यहाँ तक अब आपको क्या क्या बातें पता चल गई, यहाँ तक आपको पता चल गया है सबसे पहले कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट की टाइप्स, बायोटिक के कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स, और इन्वायरमेंट की लेयर्स में क्या हैगा हमारे पास, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हमारे पास लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ठीक है, वो सारी की सारी आ गई। उसके बाद फिर हमने देखी एटमॉस्फेयर में उसकी एटमॉस्फेयर की लेयर्स। एटमॉस्फेयर की लेयर्स में क्या क्या आ रही थी हमारे पास, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब आगे हमने देखना है, हम ये कह रहे थे ना कि जो सबसे पहले अर्थ के सबसे करीब जो है वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं उनकी वजह से हमारे पास बारिश हो रही है, क्लाउड्स बन रहे हैं, वो उस वाली जगह के ऊपर ही बन रहे हैं। तो अब हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है, और वो हम किस तरह चेक कर रहे होते हैं। तो वेदर क्या है, वेदर द स्टेट ऑफ द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ सर्टन टाइम एंड प्लेस ऑन अर्थ। किसी भी एक ख़ास टाइम के ऊपर अर्थ की जो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर की जो कंडीशन है वहाँ पर क्या हालात हैं, इधर बारिश, कंडेंसेशन हो रही है गैसेस की, बारिश बनने लगी है, ओले पड़ने लगे हैं, या कुछ होने लगा है, या कुछ भी नहीं है, ह्यूमिडिटी का लेवल कितना है, वो सारा का सारा होगा वेदर। For example, if we say that one day it's hot or it's raining, we are referring to weather. जब हम किसी एक दिन, एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो होता है वेदर। और मेट्रोलॉजी जो होती है वो उस वेदर की वेदर के फैक्टर्स और उसको अफेक्टिंग चीज़ों की स्टडी होती है। जबकि क्लाइमेट क्या होता है, हम कहते हैं कि शादी के बाद में तो कभी भी बारिश ही नहीं होती है, तो हम वो किसके ऊपर कह रहे होते हैं, क्योंकि कभी भी नहीं होती है, हम इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि ये इसका क्लाइमेट है। क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस होगी। जबकि वेदर क्या होगा, एक स्पेसिफिक दिन पे जो हमारे पास उस दिन पे उस जगह की जो कंडीशन है, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो उसका वेदर होगा। और क्लाइमेट क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म के इस जगह पर यूजुअली क्या होता है वो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम शादी के बाद का क्लाइमेट डिफरेंट है, अगर हम जो है बहावलपुर चले जाएं तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है, वहाँ पे लू चलती है, लेकिन जो रहीमिया ख़ान की लू है उसका लेवल और वहाँ का डिफरेंट है। अगर हम उससे भी ऊपर चले जाएं, अगर हम लाहौर चले जाएं तो वहाँ पर क्या कंडीशंस होंगी, वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है, वहाँ पे अगर हम कूलर चलाते हैं गर्मियों में तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, वहाँ पे एसी चलता है। उससे भी ऊपर अगर हम चले जाएं इस्लामाबाद में तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल उससे भी ज़्यादा है और बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो वहाँ का क्लाइमेट है। अब हम उससे भी आगे चले जाएँ, हम यूरोप चले जाएँ, हम किसी और कंट्री में चले जाएँ, तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की। तो वो जो लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस होती हैं वो होती हैं क्लाइमेट, और क्लाइमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ क्लाइमेट। अब ये जो क्लाइमेट है उसको कौन कौन से एलिमेंट अफेक्ट कर रहे होते हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं और फिर हम कहते हैं कि इस जगह का क्लाइमेट ऐसा है। उन एलिमेंट्स में आता है सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि उस जगह पे हवा का दबाव क्या है, विंड, हवाएं किस तरह की चलती हैं, प्रेसिपिटेशन, बारिशें किस तरह होती हैं, ज़्यादा होती हैं, कम होती हैं, ओले बरसते हैं कि नहीं बरसते हैं, क्या कंडीशन है, और टेम्परेचर के यूजुअली वहाँ पे टेम्परेचर कैसे रहता है, कि लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की रेंजेस क्या हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर हम कहते हैं कि क्लाइमेट इस जगह का कैसा है। अब आगे हम देखते हैं कि अर्थ का क्लाइमेट, अर्थ को क्लाइमेटिकली क्लाइमेट के हिसाब से कौन कौन से डिफरेंट जोन्स में हमने कन्वर्ट किया हुआ है।
द अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू क्लाइमेटिक जोन्स और रीजन्स डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो अर्थ पे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर और वहाँ पर कितनी बारिशें हो रही हैं या नहीं हो रही उसके हिसाब से क्लाइमेटिक जोन्स हैं अर्थ पे। तो वो कैसे हैं? 2 कोल्ड क्लाइमेटिक जोन्स हैं, मतलब 2 जोन्स ऐसे हैं हमारी अर्थ के जो बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पर। 2 हैं हमारे पास क्लाइमेटिक जोन जो टेम्परेट है, मतलब नॉर्मल सर्दी गर्मी हर टाइम रहती है, नॉर्मल कंडीशन रहती है, सर्दियाँ भी आती हैं गर्मियाँ भी आती हैं। और एक हमारे पास हॉट क्लाइमेटिक जोन है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्मी होती है। ठीक है, अब यहाँ से देख के बताएं कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती होगी। सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं होती होगी जहाँ पे सन डायरेक्ट पड़ रहा है। तो ये वाला जो जगह होगी वो हमारे पास ये सिंगल जगह आ रही है ना, हमने कहा 1 हॉट क्लाइमेटिक जोन है ना, तो ये वाली जो है जोना कैलाइडा जो है वो हमारे पास हॉट क्लाइमेटिक जोन है। अब जो ये दोनों जगह बन रही हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो टिल्टेड फॉर्म के ऊपर सनलाइट आ रही है, तो ये जो होंगी टेम्परेट होंगी, और जो ये एंड वाले पोल्स हैं वहाँ पर सनलाइट बहुत कम पहुँच रही है, तो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा ठंडी जगह होगी, तो वो कोल्ड रीजन्स होंगी। तो इस तरह अर्थ के जो क्लाइमेट है वो को हम इस तरह डिफरेंट जोन्स में कन्वर्ट किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल या हॉट क्लाइमेट जोन है वो कहाँ पर है। वो लोकेट हुआ है यहाँ पे, लोकेटेड बिटवीन द 2 ट्रॉपिक्स। ये ग्रीन वाला और ये ग्रीन वाला ट्रॉपिक्स हैं और ये इसके दरमियान में है। और टेम्परेचर यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस एवरेज और एनुअल है। और आगे दिख नहीं रहा कि क्या लिखा हुआ है। और वहाँ पर, और क्यों है ये टेम्परेचर ज़्यादा, क्योंकि जो हमारे पास सन रेज़ हैं वो परपेंडिकुलरली इसके ऊपर पड़ रही होती हैं थ्रू आउट द ईयर, तो इसकी वजह से ये जगह हमेशा सबसे ज़्यादा गर्म रहती है। फिर आगे हम देखते हैं टेम्परेट है ये वाले दोनों ग्रीन रीजन्स, यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी है। लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड द पोलर सर्कल्स, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर रह रहे हैं, ये जगह है। यहाँ पे जो सोलर रेज हैं वो इंक्लाइंड हैं और टेम्परेचर 0 से 18 डिग्रीज़ है, और यहाँ पर ठंड भी हो रही होती है और हॉट समर भी आ रहे होते हैं, और दरमियान में स्प्रिंग और ऑटम भी हो रहे होते हैं, मतलब कि हर तरह का मौसम यहाँ पर है। तो इसका मतलब है हमारे पाकिस्तान जो है वो भी ऐसे ही टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन के अंदर है। आगे उन्होंने ये बताया हुआ है, सिंस देयर इज़ एटमॉस्फेयर जोन इन ईच हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर क्या होता है? हेमिस्फेयर ये होता है, अगर हम ये अर्थ है ना इसको 2 इक्वल हाफ्स में कट करें, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक हेमिस्फेयर होगा और ये वाला पोर्शन दूसरा हेमिस्फेयर होगा। तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर इस वाले पोर्शन में सर्दी है तो दूसरे वाले पोर्शन में गर्मी होगी। ठीक है, क्योंकि इंटरचेंज हो रहा है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर समर है तो साउदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगी। फिर हमारे पास है कोल्ड क्लाइमेटिक जोन। कोल्ड क्लाइमेटिक जोन ये जो पोलर रीजन्स होते हैं वो बिल्कुल एजिस पे हैं और वहाँ पर बहुत हल्की सूरज की रोशनी पहुँच रही होती है पूरा साल, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है और वहाँ पे एनुअल टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम होता है। अब अगर इन्होंने बताया हुआ है कि जो रेनी क्लाइमेटिक जोन है उसमें बारिशों का लेवल क्या है, इंटरमीडिएट क्लाइमेटिक जोन है उसमें क्या है, और जो ड्राई क्लाइमेट है उसमें बारिशों का लेवल क्या है। तो ये आज का आपका लेक्चर था।